नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अखबार की खबर सीरीज में, जिसमें हम दिन प्रतिदिन जो अखबार में खबर में न्यूज़ में रहती है मुख्य टॉपिक्स उनको कवर करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है तथा अन्य माध्यम से आप जानकारी के लिए इनको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन के कुछ विषयों को भी सम्मिलित करते हैं। यह सिर्फ करंट अफेयर्स के टॉपिक से ही रिलेट नहीं करता है। तो चले आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के टॉपिक से हम शुरू करने से पहले मैं कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूँ उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। पितृवध किसकी रचना है? इसके अलावा 2019 में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? और आप मुझे ये भी बताइए कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है तथा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में निर्वाचन आयोग के किसे नियुक्त किया जाना है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को। तो आज का पहला टॉपिक जो करंट से रिलेटेड है वो है टीका उत्सव। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें तीव्र गति से लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। कल ही भारत में 1,70,000 आधिकारिक रूप से जो आंकड़े प्राप्त हुए उनके अनुसार कोरोना मरीज की संख्या प्राप्त हुई है। भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए टीका उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत क्रसिंग द कर्व प्रोग्राम के तहत कोरोना के बढ़ते मामलों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल को मनाया गया है तथा दूसरी बात क्रसिंग द कर्व नाम से जो इनिशिएटिव है वह भी इससे संबंधित है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल, दूसरी बात क्रसिंग द कर्व जो है इसी से संबंधित अभियान है। तो पहला टॉपिक हमने देखा टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल और क्रसिंग द कर्व इसी से संबंधित एक अभियान है। इसके बाद दूसरा जो नाम है वो है अक्षय कुमार। अब इनका नाम जब भी न्यूज़ में आता है तो लगता है कि कोई इनकी मूवी आने वाली हो, क्योंकि ये वहाँ से मूवी इतनी तीव्र गति से बनाते हैं कि साल में 2, 4 या 5 मूवी तो इनकी आ ही जाती है। लेकिन इस बार इनका जो नाम है वो पर्यावरण संरक्षण के कारण गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन द्वारा इन्हें सम्मानित करने से लेकर है। अक्षय कुमार के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए गए थे उनके लिए इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अगली खबर है उपभोक्ता विश्वास सूचकांक को लेकर। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को आरबीआई जारी करता है, यह बात आपको ध्यान रखना है कि उपभोक्ता विश्वास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई द्वारा। उसके बाद अगली खबर है एयर बबल समझौते को लेकर। तो एयर बबल समझौता क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी जानकारी आप इस आर्टिकल में या इस खबर में देख सकते हैं, जिसमें आज के न्यूज़ में यह काफ़ी चर्चा में रहा है। वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है तथा जूझ रहा है। इस कारण विभिन्न देशों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो संबंध है वो प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार एयर बबल समझौता इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है। एयर बबल समझौता एक द्विपक्षीय बाइलेटरल एग्रीमेंट या कन्वेंशन होता है जो नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने पर
कमर्शियल पैसेंजर सर्विस को दोबारा शुरू करने के लिए दो देशों के बीच किया जाता है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि एयर बबल समझौता क्या होता है। एयर बबल समझौता दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हवाई उड़ानें होती है उनको पुनः शुरू करने के लिए किया जाता है। इस समझौते में हवाई यात्रा पुनः शुरू की जाती है। अब यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच यह समझौता हाल ही में हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि एयर बबल समझौता क्या है और इसका क्या महत्व है। उसके बाद अगली बात करें तो अगली जो टॉपिक है वो है भारत ने सबसे तेज़ी से 10 करोड़ कोरोना टीके लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। भारत विश्व में सबसे पहले 10 करोड़ टीके लगाने वाला देश बन गया है। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन देखा जाए तो भारत की जनसंख्या 138 करोड़ के लगभग वर्तमान में है, जिसे संपूर्ण रूप से टीकाकरण करने के लिए इसी गति से लगभग 2 साल का समय लगेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं इस बारे में कि भारत में जो वैक्सीनेशन है या टीकाकरण है वह पर्याप्त है, उसकी स्पीड और होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और या फिर आप इससे संतुष्ट हैं। इसके बाद अगली खबर जो संबंधित है वो है पेंशन क्षेत्र में 74% की सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक से। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पेंशन क्षेत्र में 74% तक की सीमा निर्धारित करने का जो विधेयक है अगले सत्र में विधेयक लाया जा सकता है, जिससे पेंशन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 74% की जा सकती है। तो अब यहाँ पर हमें दो बातें जान लेनी चाहिए कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे सामान्यतः FDI के नाम से जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी देश की सीमा के अंतर्गत किसी अन्य देश से आने वाला निवेश है जो उस देश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने का कार्य करता है। FDI की अगर हम बात करें तो यह दो प्रकार का होता है, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि FDI का पूर्ण नाम क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इसके दो प्रकार हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या है, इससे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश में पहले से ही कोई उपकरण या कोई उद्योग लगा हुआ है और उसी में कोई विदेशी कंपनी या विदेशी फर्म द्वारा निवेश किया जाता है, तो इस प्रकार का जो निवेश होता है या इस प्रकार का जो FDI होता है उसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले से जो इस्टेब्लिश है या स्थापना हुई है उस संस्था में अगर निवेश किया जाता है FDI के द्वारा तो वह ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है फॉरेन डायरेक्ट का। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, या जो FDI का दूसरा प्रकार है ग्रीन फील्ड, उसकी अगर हम बात करें तो यह उस प्रकार से निवेश किया जाता है कि जिसमें पहले से कोई स्थापना नहीं हुई हो। अगर कोई कंपनी भारत में आकर अपना नया फर्म स्थापित करती है, नया उद्योग स्थापित करती है, तो इस प्रकार का जो निवेश होगा उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इस इन्वेस्टमेंट का ग्रीन फील्ड प्रकार कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या FDI है वो दो प्रकार का होता है, ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में मेरे अनुसार आपको अब कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है नातांज परमाणु संयंत्र को लेकर। नातांज परमाणु संयंत्र अधिकांशतः
खबरों में रहता है। यह ईरान में स्थित है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बृहद हिस्सा इसके अंतर्गत संचालित किया जाता है। ईरान पर एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और परमाणु शक्ति का दुरुपयोग एवं परमाणु खतरे के जो आरोप है अमेरिका द्वारा लगाए जाते हैं, अमेरिका और ईरान के मध्य इसको लेकर हमेशा तनातनी रहती है। गत समय में आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उन्होंने ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नतांज परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित है? ईरान में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईरान की राजधानी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद अगली खबर वो है मधुबनी पेंटिंग को लेकर। मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला। मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला एक पुरानी या प्राचीन चित्रकला है जिसे पहले रंगोली के रूप में बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह कागज, कपड़े और दीवारों पर भी की जाती है। इस चित्रकला में मुख्यतः पशु पक्षी, पौराणिक कथाओं एवं विवाह जैसे चित्रों का अंकन किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं यह पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग का एग्जाम्पल है। मधुबनी पेंटिंग की अगर हम बात करें तो यह एग्ज़ाम से किस प्रकार संबंधित है, यह एग्ज़ाम में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो मधुबनी पेंटिंग आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र की प्रचलित या प्रसिद्ध चित्रकला है। तो यह मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की चित्रकला है। यह बिहार राज्य के नेपाल से लगे हुए मधुबनी क्षेत्र में प्रचलित है। इसी कारण इसका नाम मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला भी पड़ा है। इसकी पेंटिंग के आप देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। और मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अलावा बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रचलित है, लेकिन मुख्यतः बिहार के मधुबनी क्षेत्र और नेपाल में व्यापक रूप से प्रचलित है और यह प्राचीन पुरानी चित्रकला है। तो ये हमने बात की मधुबनी पेंटिंग के बारे में। अगर आपका कोई इससे संबंधित सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अंतिम खबर जो संबंधित है वो है रेगिस्तान के बीच बसे दुबई का मास्टर प्लान। 2040 तक 60% हिस्सा हरियाली से ढकने का इन्होंने प्लान बनाया है। वर्तमान में 20% क्षेत्र ही हरित आवरण से आरक्षित या जो है ये कवर है। दुबई एक मरुस्थलीय इलाका है, आपको पता होगा। यह खबर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन से संबंधित है। क्योंकि विश्व में आज मरुस्थलीकरण की जो समस्या है या मरुस्थल के क्षेत्र में जो वृद्धि लगातार हो रही है, उससे निपटने के लिए इस तकनीक को उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने क्षेत्र को हरित कवर में बदलने के लिए दुबई एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है तथा इस पर कार्य शुरू करने वाला है। इसके अतिरिक्त इसी से संबंधित एक और खबर है जिसे आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। पिछले दिनों ग्रीन वॉल या हरित दीवार, ग्रीन वॉल या हरित दीवार के नाम से खबरों में एक टॉपिक लगातार रहा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्रीन वॉल या हरित भित्ति या दीवार किस से संबंधित है तथा इसका किस क्षेत्र में उपयोग है और यह किस क्षेत्र में अपना महत्व रखती है। तो यह एक काफ़ी अच्छा तथा चर्चित टॉपिक है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा
अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अंत में एक बात और कि इससे संबंधित जो आपको PDF है अखबार की खबर सीरीज का, इस मंथ एंड में मैं टेलीग्राम चैनल ICDS एकेडमी उज्जैन 1, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको मंथ के अंत में इसकी PDF मिल जाएगी, जिसे आप डेली कवर कर ही रहे और साथ में अंत में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।